न्यू ऑरलियंस में जेनेसिस नामक एक जहाज रहस्यमयी माल के कई कंटेनर देने के लिए गोदी पर आता है, जिसे पूरे शहर में वितरित किया जाएगा। इस बीच बिग्गी न्यूट सहित डीलरों के एक समूह को इकट्ठा करता है और उन्हें नवीनतम सुविधा प्रदान करता है। इसे पावर कहा जाता है और यह लोगों को 5 मिनट के लिए एक विशेष क्षमता देता है। बिग्गी डीलरों को ऊपरी हिस्सा मुफ्त में देता है और यहाँ तक कि उन्हें इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी कीमत पर बेचने की सुविधा भी देता है। कुछ समय बाद रॉबिन सड़कों पर कुछ बिजली बेचने के लिए अपने घर से चुपचाप निकल जाती है। 3 किशोर लड़कों ने देखा कि वह एक छोटी लड़की है, इसलिए वे ऊपरी हिस्से को चुराने के लिए उस पर जोर डालने की कोशिश करते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि रॉबिन खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन संघर्ष के बीच में पुलिस अधिकारी फ्रैंक उन्हें रोकता है, जो अपनी बंदूक दिखाकर उन्हें रोकता है। एक लड़का उससे लड़ने की शक्ति हासिल करने के इरादे से अपने मुंह में ऊपरी पदार्थ डालता है, इसलिए फ्रैंक बताते हैं कि पावर ने लोगों को चोट पहुंचाई है या यहाँ तक कि उन्हें विस्फोट भी कराया है। जैसे ही लड़का झिझकता है, फ्रैंक पावर ले लेता है और रॉबिन को गिरफ्तार कर लेता है, जिससे लड़के भाग जाते हैं। एक बार जब वे अकेले हो जाते हैं, फ्रैंक रॉबिन को छोड़ देता है और बताता है कि वह उसका दोस्त है। वह उससे पावर खरीदता है और उसे जन्मदिन के उपहार के रूप में एक पुरानी मोटरसाइकिल भी देता है। अगले दिन आर्ट न्यूट की तलाश के लिए झुग्गियों में एक अपार्टमेंट में जाता है, जो दरवाजे के पीछे से उस पर बंदूक तानता है, और जब आर्ट पूछता है कि पावर कहाँ से आती है, तो उसने उसे खोलने से इनकार कर दिया। किसी भी तरह से ताला खोलने की तरकीब का उपयोग करते हुए आर्ट अंदर जाता है और पाता है कि न्यूट अपनी लत के कारण अविश्वसनीय रूप से विकृत हो गया है। वह अपने अपार्टमेंट में गार्ड के रूप में एक मगरमच्छ के साथ बिजली का एक बड़ा भंडार भी रखता है। नेक्स्ट आर्ट ने न्यूट को एक हथियार से धमकाया और जब न्यूट ने उसे हथियाने की कोशिश की तो आर्ट ने उसे गोली मार दी। जबकि आर्ट ने न्यूट का फोन चुरा लिया, न्यूट दूसरे कमरे में छिपने के लिए भागता है और अपनी क्षमता को सक्रिय करने के लिए पावर लेता है, जिससे उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। एक असफल हमले के बाद, जिससे कमरे में आग लग जाती है, न्यूट इमारत के माध्यम से आर्ट का पीछा करना शुरू कर देता है, जिससे वह एक किनारे से गिर जाता है। आर्ट आखिरी सेकंड में संभल जाता है और निचली मंजिल पर कूद जाता है, जबकि न्यूट को लगता है कि उसका शरीर कमजोर हो गया है, इसलिए वह 3 और खुराक लेता है और आर्ट के पीछे जाता है। तभी एक पड़ोसी उस पर पानी फेंक देता है। आर्ट मौके का फायदा उठाकर बाथरूम की ओर भागता है और उसकी जैकेट को पानी से भिगो देता है, इसलिए जब न्यूट उसके लिए आता है तो आर्ट उसे जैकेट से ढक देता है और उसे भरे हुए टब में धकेल देता है। पहले तो न्यूट ने बात करने से इनकार कर दिया, इसलिए आर्ट ने उसे तब तक मुक्का मारना शुरू कर दिया जब तक कि उसने कबूल नहीं कर लिया कि उसे बिग्गी से शक्ति मिली है। उस क्षण न्यूट का शरीर कांपने लगता है, इसलिए न्यूट के विस्फोट से ठीक पहले आर्ट भाग जाता है। इसके कारण उसे अपनी बेटी के साथ हुई एक कार दुर्घटना के फ्लैशबैक याद आते हैं। इस बीच रॉबिन स्कूल जाने से पहले अपनी बीमार माँ आयरीन की जांच करती है। कक्षा में रहते हुए रॉबिन ने न्यूट को और अधिक शक्ति मांगने के लिए संदेश भेजा और उत्तर देने वाला आर्ट न्यूट के फोन का उपयोग कर रहा था। ध्यान न देने के कारण अचानक शिक्षक उसे बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि वह कैसा भविष्य चाहती है। एक दोस्त ने उल्लेख किया कि वह एक महान रैपर है और रॉबिन के लिए फ्रीस्टाइल के लिए ताल बनाना शुरू कर देती है, इसलिए घबराया हुआ रॉबिन सिस्टम और उसके शिक्षक के खिलाफ रैप करना शुरू कर देता है। उसके सहपाठी सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं और उसके लिए खुशियां मनाते हैं। तभी पता चलता है कि रॉबिन के दिमाग में यह सिर्फ एक कल्पना थी। शिक्षक उसे अपना फोन छोड़ने या प्रिंसिपल के कार्यालय में जाने के लिए कहता है, इसलिए वह जाने का विकल्प चुनती है। बाद में पुलिस ने एक बैंक को घेर लिया जहां एक अपराधी ने रहस्यमय शक्ति के साथ लोगों को बंधक बना लिया है। फ्रैंक एक सहकर्मी का स्थान लेता है और जब कोई नहीं देख रहा होता है तो वह पावर लेता है और अपनी घड़ी पर टाइमर शुरू कर देता है। वह पिछले दरवाजे से अंदर जाता है और बंधकों को पाता है। इस बात से अनजान कि चोर बिना ध्यान दिए पास में घूम रहा है, क्योंकि उसके पास छद्म शक्तियां हैं। वह आदमी फ्रैंक को मारने के लिए उस पर प्रहार करता है और फिर पैसे लेकर भाग जाता है, इसलिए फ्रैंक तुरंत बैगों का पीछा करते हुए उसका पीछा करना शुरू कर देता है। चूंकि उसकी त्वचा लगातार रंग बदलती रहती है, चोर साइकिल चुराने से पहले दौड़ता है और कुछ नागरिकों को मारता है। एक कार उससे टकरा जाती है, इसलिए वह बाइक छोड़ देता है और ट्राम पर चढ़ जाता है। जब वह बैग की जांच करता है तो एक पाउडर बम फट जाता है और उसका स्थान बता देता है, इसलिए अब फ्रैंक साइकिल पर उसका पीछा कर सकता है। जब फ्रैंक अपना बैज दिखाता है तो ड्राइवर रुक जाता है और चोर फिर से भाग जाता है,
एक गली में समाप्त होने से पहले एक कैफे से होकर गुजरता है। फ्रैंक उसका पीछा करता है और गिर जाता है, जिससे वह आदमी अपनी बंदूक उठा सकता है और उसे गोली मार सकता है। हालांकि फ्रैंक की शक्ति अत्यधिक कठिन है और गोली बस उछलती है, जिससे फ्रैंक जल्दी से ठीक हो जाता है और अंत में उस आदमी को पकड़ लेता है। उसे अतिरिक्त ताकत से तब तक पीटता रहता है जब तक कि उसका कप्तान उसे रोक नहीं देता। सब कुछ खत्म होने के बाद कैप्टन फ्रैंक को पावर का उपयोग करने के लिए डांटता है और उसकी बंदूक और बैज मांगता है। फ्रैंक बताते हैं कि अगर अपराधियों के पास महाशक्तियां हैं तो उन्हें उन पर फायदा होता है, इसलिए निष्पक्ष रूप से लड़ने का यही एकमात्र तरीका है। स्थिति को छुपाने के लिए अक्सर उच्च अधिकारी भी आते हैं, इसलिए फ्रैंक अनुमान लगा सकता है कि कप्तान जितना वह कहता है उससे अधिक जानता है और रिकॉर्ड से बाहर काम करने की पेशकश करता है। कप्तान ने फ्रैंक को कला की एक तस्वीर देने का फैसला किया और उसे बताया कि उसे शक्ति का स्रोत माना जाता है, इसलिए उन्हें अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए उसे पकड़ने की जरूरत है। शाम को आर्ट उस रेस्तरां में इंतजार करता है जहां रॉबिन आमतौर पर न्यूट से मिलता है। जब रॉबिन आता है तो वह उसे दूर से देखता है, लेकिन उसके पास नहीं जाता है। रॉबिन न्यूट को नहीं देख पाता और जाने का फैसला करता है, लेकिन पाता है कि उसकी बाइक का टायर कट गया है। अचानक आर्ट उसे पकड़ लेता है और अपने ट्रक की डिग्गी में फेंक देता है और उसे एक सुनसान इलाके में ले जाता है और बात नहीं करने पर आयरीन के पीछे जाने की धमकी देता है। रॉबिन सहयोग करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे यह कहते हुए बाहर जाने दिया जाता है कि उसे न्यूट से शक्ति मिली है, लेकिन वह और कुछ नहीं जानती है। फिर आर्ट उसे एक महिला और एक गंजे आदमी की तस्वीर दिखाती है, लेकिन वह उनमें से किसी को भी नहीं पहचानती है। जब वे बात कर रहे होते हैं, रॉबिन फ्रैंक को मदद के लिए एक संदेश भेजता है, तो आर्ट तुरंत उसका फोन ले लेता है। नेक्स्ट आर्ट उसे न्यूट के फोन पर मिले नंबर पर कॉल करता है और वह मुसीबत में डीलर होने का नाटक करती है, इसलिए उसे एक विशिष्ट सुपरमार्केट में जाने और एलिगेटर वाइन मांगने के लिए कहा जाता है। दोनों बाजार में पहुंचते हैं और जब रॉबिन शराब मांगता है तो आर्ट एक यादृच्छिक ग्राहक से विचलित हो जाता है और रॉबिन का ट्रैक खो देता है। लड़की को पीछे क्वेलो नाम के एक आदमी को देखने के लिए ले जाया जाता है और उससे स्रोत के बारे में पूछने के बजाय जैसा कि आर्ट ने उसे बताया था, वह क्वेलो को बाहर इंतजार कर रहे डरावने आदमी के बारे में सब बताती है। क्वेलो कुछ शक्ति लेता है और आर्ट का सामना करने जाता है, जो क्वेलो को कैंची से धमकाता है। उसके गुर्गे तुरंत उसकी मदद के लिए आते हैं, लेकिन आर्ट एक उत्कृष्ट योद्धा बन जाता है और बिना कोई पसीना बहाए हर किसी से भिड़ जाता है। उसी समय रॉबिन जिस कार्यालय में है वह चलना शुरू कर देता है और पता चलता है कि कमरा एक विशाल ट्रक के अंदर है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका है। आर्ट लोगों को मार गिराना जारी रखता है और कभी कभी गोलियां ट्रक से टकराती हैं, इसलिए रॉबिन को मार से बचने के लिए छिपना पड़ता है। एक बार जब सभी गुर्गे नीचे आ जाते हैं तो आर्ट रॉबिन पर जांच करने की कोशिश करता है, जिससे क्वेलो उसे आश्चर्यचकित कर देता है। गोली आर्ट को लगती है, लेकिन वह आगे बढ़ता रहता है और क्वेलो को भी गोली मार देता है। फिर आर्ट अंततः रॉबिन को बचाने के लिए दरवाजा खोलता है। हालांकि दर्द के कारण उसे मतिभ्रम होने लगता है और वह सोचता है कि रॉबिन उसकी खोई हुई बेटी ट्रेसी है। शुक्र है कि रॉबिन की आवाज ने उसे बाहर खींच लिया और उसकी नजर दूसरे दरवाजे पर पड़ी, जिसे खोलकर उसने मॉनिटर वाले एक गुप्त कंप्यूटर कक्ष की खोज की जो पावर के सभी उपयोगकर्ताओं पर नजर रखता है। आर्ट को एहसास हुआ कि वितरक मुफ्त में बिजली दे रहा है, क्योंकि वह उत्पाद का परीक्षण करने के लिए स्थानीय लोगों को प्रयोगशाला चूहों के रूप में उपयोग कर रहा है। उन्हें एक अधिसूचना भी मिलती है जिसमें लगभग 2 घंटे में होने वाली एक प्रस्तुति का उल्लेख होता है। इस बीच क्वेलो पावर के प्रभाव के कारण गोलियों को अपने शरीर से बाहर निकालने में सफल हो जाता है। जबकि आर्ट स्क्रीन से विचलित हो जाता है, रॉबिन मदद मांगने के लिए बाजार में वापस भागता है, लेकिन क्वेलो उसे ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है। जब वह उसे चाकू मारने वाला होता है तो आर्ट उसे जमीन पर गिरा देता है और उस पर तब तक वार करता रहता है जब तक कि पावर का प्रभाव खत्म नहीं हो जाता और क्वेलो मर नहीं जाता। रॉबिन भागने की कोशिश करती है और पाती है कि दरवाजे बंद हैं, इसलिए वह उसे तोड़ने के लिए एक ईंट उठा लेती है। हालांकि आर्ट मदद की गुहार लगाता है और कबूल करता है कि वह सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढना चाहता है, क्योंकि वह रॉबिन को मरने से पहले ढेर सारे पैसे देने की पेशकश करता है। कुछ क्षण बाद आर्ट एक पशु चिकित्सक के कार्यालय में जागता है, जहां रॉबिन अपने घावों को सिल रहा है। एक बार जब वह बेहतर हो जाता है तो वह विशेष कार्यक्रम के लिए निकल जाता है
और रॉबिन उसे कार की चाबियां चुराकर अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर करता है। इस बीच फ्रैंक रॉबिन के बारे में चिंतित है और उसके घर जाता है। तभी उसने कुछ पुलिस वालों को आयरीन को परेशान करते हुए सुना। फ्रैंक खिड़की के माध्यम से घर में घुसता है और अपने बचाव में आने वाले आयरीन के प्रेमी होने का नाटक करने के लिए कपड़े बदलता है। पुलिस से भिड़ने से पहले वह उससे फुसफुसाता है कि वह रॉबिन का दोस्त है और उनसे अपने बैज और कैमरे के लिए वारंट दिखाने के लिए कहता है। पुलिस तुरंत चली जाती है, इसलिए फ्रैंक उनके पीछे दौड़ता है और फोन को उनके वाहन पर चिपकाने के लिए कुछ टेप का उपयोग करता है। इस तरह वह उन्हें ट्रैक कर सकता है। कार्यक्रम के रास्ते में आर्ट बताते हैं कि वह एक सैनिक हुआ करते थे और टेलियोस नामक एक निगम द्वारा उन्हें बिजली के प्रयोगों में लगाया गया था। उसने एक बार सत्ता अपने हाथ में ले ली और उसे लगभग मार ही डाला, लेकिन वह बच गया, अपने सेना मित्रों के विपरीत। आखिरकार उसने नौकरी छोड़ दी और एक नया जीवन शुरू किया। लेकिन जब ट्रेसी का जन्म हुआ तो उसके पास स्थायी शक्तियां थीं, क्योंकि कला के बीज में घटक पहले से ही था। जब टेलियोस को इसके बारे में पता चला तो वे ट्रेसी पर प्रयोग करने के लिए उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, इसलिए आर्ट ने उसके साथ भागने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उनका पीछा किया गया और गुंडों ने उनकी कार को दुर्घटनाग्रस्त होने पर मजबूर कर दिया। आर्ट फंस गया और हिल नहीं सका, इसलिए उसे देखना पड़ा कि ट्रेसी का अपहरण कैसे किया गया। जैसे ही वह कहानी साझा करता है, स्मृति वास्तविकता के साथ मिल जाती है और वह पागलों की तरह गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। लेकिन सौभाग्य से रॉबिन दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले उसे वहां से निकाल लेता है। आखिरकार वे प्रेजेंटेशन स्थान पर पहुंचते हैं और आर्ट रॉबिन को बाहर इंतजार करवाता है। जब आर्ट अंदर जाता है तो एक गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वह सूची में नहीं है, इसलिए आर्ट जल्दी से उसे बाहर निकाल देता है और कागजी कार्रवाई के बीच एक टेलियोस कार्ड पाता है। फिर आर्ट गार्ड की जैकेट लेता है और एक कर्मचारी होने का नाटक करते हुए प्रेजेंटेशन में घुस जाता है। बिग्गी एक दक्षिण अमेरिकी कार्टेल लीडर को पावर पेश कर रहा है और समझा रहा है कि उसका लक्ष्य अगले विकासवादी कदम तक पहुंचना है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ जीवित रहने के कौशल को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न जानवरों से डीएनए लिया है, ताकि मनुष्य भी उन्हें प्राप्त कर सकें, और बिग्गी को उम्मीद है कि एक दिन अपने मेहमान के निवेश से वे पावर का एक स्थायी संस्करण बना सकते हैं। इस बीच बाहर फ्रैंक रॉबिन को ढूंढता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि पावर के पीछे कला है, लेकिन वह उस पर विश्वास करने से इनकार कर देती है। बिग्गी में वापस वह एक महिला को टैंक के अंदर जाने और कुछ पावर लेने के लिए कहता है। उसकी त्वचा तुरंत ठंडी होने लगती है और यह पता चलता है कि वह अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकती है। जब वह मनोरंजन के लिए कांच पर बर्फ जमाती है तो आर्ट चुपचाप एक बारटेंडर के पास जाता है और उसे बर्फ की मूर्ति से मार देता है। फिर आर्ट एक ट्रे के नीचे बंदूक छिपाकर बिग्गी के पास आता है, लेकिन बिग्गी उसका चेहरा पहचान लेता है। आर्ट उसे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय एक कर्मचारी को शव मिलता है और वह चिल्लाता है, इसलिए वह उसे मारता है और बंधक बना लेता है। कमरे में लोगों का एक समूह अपने हथियार निकाल लेता है और आर्ट बिग्गी को मारने की धमकी देता है, लेकिन कार्टेल महिला परवाह नहीं करती है और पावर के मामले में वहां से जाने की कोशिश करती है। तभी बिग्गी के और भी आदमी महिला को रोकने के लिए अंदर आते हैं और उनमें से एक पावर की खुराक लेता है, लेकिन तुरंत विस्फोट हो जाता है। इससे बिग्गी और महिला के आदमियों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे दोनों पक्ष तेजी से लोगों को खोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कला भी लड़ाई में शामिल हो जाती है। दो अंगरक्षक कार्टेल महिला को भागने में मदद करने के लिए उसे कवर करने में कामयाब होते हैं, जबकि बिग्गी सुरक्षा के लिए भागने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में वह अपना टैबलेट गिरा देता है। इससे टैंक विफल होने लगता है और महिला अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो देती है। वह दर्द से चिल्लाती है, जबकि उसका प्रेमी टैंक को तोड़ने के लिए लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आर्ट उस लड़के को पीटता है, जबकि बिग्गी उससे बचता रहता है और अंततः ठंड महिला के शरीर पर कब्जा कर लेती है। धीरे धीरे उसकी त्वचा के हर इंच को तब तक जमा देती है जब तक कि वह मर नहीं जाती। आर्ट बिग्गी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और जब वह जवाब मांगता है तो उसे हिला देता है, लेकिन एक कर्मचारी द्वारा उसे मारने पर आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है। टैंक पर अपना सिर पटकने के बाद आर्ट उसे गिराने के लिए अपने टैजर का उपयोग करती है और फिर बिग्गी के पीछे जाती है। वह बिग्गी की उंगलियां काट देता है और उसे तस्वीर दिखाता है, इसलिए बिग्गी अंततः बताती है कि वे प्रोजेक्ट के प्रमुख डॉक्टर गार्डनर और उसके अंगरक्षक वालेस हैं, जो ट्रेसी को ले गए थे। उन्हें जेनेसिस नामक नाव पर पाया जा सकता है, जो पूरे ऑपरेशन को अंजाम देती है। उसी समय फ्रैंक अंदर जाता है और आर्ट को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है,
लेकिन आर्ट जल्दी से उसे निर्वस्त्र कर देता है। जैसे ही वे रॉबिन पर बहस करते हैं, बिग्गी पावर की खुराक लेता है और एक विशाल राक्षस में बदलना शुरू कर देता है, जो छत से टकराता है और पूरी इमारत को हिला देता है। गोलियों से उसे कुछ नहीं होता, इसलिए आर्ट भाग जाता है और फ्रैंक बिग्गी के नीचे फिसलकर उसे पकड़ लेता है। दोनों पीछे के गलियारे में जाते हैं और जैसे ही वे दौड़ते हैं, आर्ट गैस कनस्तरों का एक गुच्छा खोलता है, जबकि फ्रैंक कुछ बिजली चुराता है। जब वे बाहर निकलते हैं तो आर्ट गैस गनिस्टर को गोली मारता है और एक बड़ा विस्फोट करता है, जिससे बिग्गी की मौत हो जाती है और बिग्गी का हाथ एक कार पर गिरने से पहले सड़क पर एक झटका लगता है। बाद में फ्रैंक आर्ट को गिरफ्तार कर लेता है और जब रॉबिन उसका बचाव करने की कोशिश करता है तो आर्ट उसे घर जाने के लिए कहता है। जब रॉबिन अपनी बाइक पर बैठती है तो वह वालेस को पुलिस वालों के बीच देखती है और आर्ट की तस्वीर से उसे पहचान लेती है, इसलिए वह उसका पीछा करने का फैसला करती है। इस बीच आर्ट फ्रैंक से कहता है कि कुछ ही सेकंड में उसका कप्तान उसे सीमा के बजाय कहीं और ले जाने के लिए कहेगा। उसकी भविष्यवाणी सच होती है और फ्रैंक को एहसास होता है कि उसका कप्तान बल में टेलियोस के रिश्वतखोर लोगों का हिस्सा है। फ्रैंक अंततः आर्ट को सुनता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी वह नमूना है जिसका उपयोग उन्होंने पावर बनाने के लिए किया था, जो कि अगर उन्होंने इसे नहीं रोका तो यह दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल जाएगा। वे एक साथ काम करने और एक योजना बनाने के लिए सहमत होते हैं। इसलिए जब तक टेलियोस के लोग कार को घेरते हैं, फ्रैंक पहले ही जा चुका होता है। इसके बाद आर्ट को जेनेसिस में ले जाया जाता है और उसकी मुलाकात गार्डनर से होती है, जिसने सेना के दिनों में उस पर प्रयोग किया था। रॉबिन पास में देख रहा है और जब फ्रैंक आता है तो उसे देखकर क्रोधित हो जाता है। एक निरर्थक बहस के बाद फ्रैंक उसे एक विशेष ईयरबड देता है ताकि वह निगरानी रख सके और क्षेत्र में होने वाली किसी भी चीज के बारे में उसे सूचित कर सके। फिर फ्रैंक कुछ शक्ति लेता है और गार्ड के पास जाता है, जो दूर जाने से पहले उसे गोली मार देता है। दरवाजा खुला छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि फ्रैंक मर गया है। फ्रैंक अपनी शक्ति की बदौलत जल्दी ही ठीक हो जाता है, लेकिन वह उस कली को खो देता है जो उसे रॉबिन से जोड़ती है, क्योंकि वह अंदर घुसता है और गार्ड को पीछे से आश्चर्यचकित करके उसे गिरा देता है। संपर्क टूटने के बारे में चिंतित होकर रॉबिन ने भी अंदर घुसने का फैसला किया और एक वैन के अंदर छिप गया, जिसे जहाज पर लादा गया था। इसके बाद रॉबिन नियंत्रण कक्ष के चारों ओर खोजता है और फ्रैंक को बेहोश श्रमिकों के एक समूह को पकड़ते हुए पाता है। मॉनिटर पर आर्ट को एस्कॉर्ट कर रहे लोग दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, इसलिए रॉबिन कवर के रूप में एक बटन दबाता है। उन्हें एहसास होता है कि जहाज का एक नक्शा है और वहां सभी दरवाजों तक पूरी पहुंच है, इसलिए फ्रैंक एक बंदूक और ईयरबड लेता है और रॉबिन से आर्ट को बचाने के लिए जाने पर उसका मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद रॉबिन ने सुरक्षा के लिए बहुत भारी दरवाजा बंद कर दिया। उसी क्षण अलार्म बज जाता है और वालेस पावर ले लेता है ताकि वह बलपूर्वक दरवाजे पर मुक्का मार सके। अलग अलग मॉनिटरों को देखते समय रॉबिन ट्रेसी को ढूंढता है और विचलित हो जाता है, इसलिए एक अन्य पावर्ड गार्ड फ्रैंक को ढूंढता है और तुरंत उसे निर्वस्त्र कर देता है। आमने सामने की लड़ाई शुरू होती है, लेकिन फ्रैंक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वह रबर से बना है। संघर्ष में फ्रैंक फिर से ईयरबड खो देता है और रॉबिन को स्पीकर के माध्यम से उससे बात करनी पड़ती है, इसलिए वालेस को उसका स्थान मिल जाता है और वह उसके दरवाजे पर मुक्का मारना शुरू कर देता है। फ्रैंक एक मजबूत रबरयुक्त पकड़ में फंस जाता है, लेकिन वह उस आदमी को मुक्का मारने में सफल हो जाता है और उस आदमी को पास के दरवाजे तक खींचने से पहले खुद को छुड़ा लेता है। रॉबिन तुरंत इसे बंद कर देता है और लड़के का हाथ फंस जाता है, जिसका अर्थ है कि पावर का प्रभाव बंद होने पर यह टूट जाएगा। उस क्षण में वालेस अंततः मोटे दरवाजे को नीचे गिरा देता है। केवल यह पता चलता है कि रॉबिन ने कंप्यूटर को कुल्हाड़ी से तोड़ दिया है और आपातकालीन हैच के माध्यम से भाग गया है। जैसे ही जहाज उड़ान भरता है, फ्रैंक अपनी बंदूक वापस पाने और अपनी खोज जारी रखने से पहले अधिक शक्ति लेता है। इस बीच आर्ट ने खुलासा किया कि उसके मुंह में हमेशा पावर की खुराक थी और वह गार्ड को उसकी शक्तियों के परिणामों से बचने के लिए उसे जाने देने के लिए मना लेता है। उस समय वालेस और फ्रैंक दोनों उसे ढूंढ लेते हैं, इसलिए वालेस कला की ओर मुड़ने से पहले फ्रैंक को घूंसा मारता है। फ्रैंक अपनी बंदूक आर्ट को देता है, जो वालेस को 2 बार गोली मारता है, जिससे वह आसानी से मर जाता है। रॉबिन के पास वापस वह लैब क्षेत्र की खोज करती है और एक गार्ड के आने की आवाज सुनती है, इसलिए वह छिप जाती है और उसे पीछे से खदेड़ने के लिए सही समय का इंतजार करती है। फिर वह उसका की कार्ड लेती है और अंततः लैब रूम तक पहुंच जाती है, जहां वह ट्रेसी को ढूंढती है और प्रयोगों से उसके शरीर पर निशान देखती है।
पहले तो ट्रेसी सावधान रहती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पिता वहाँ हैं, तो वह तुरंत खुश हो जाती है। अचानक गार्डनर भी ट्रेसी की तलाश में आता है, लेकिन लड़कियां समय रहते एक हैच के नीचे छिपने में कामयाब हो जाती हैं। फिर वे भाग जाते हैं और बाहर जाते समय एक यादृच्छिक पौधा फिर से स्वस्थ हो जाता है जब ट्रेसी उसे छूती है। जल्द ही वे डेक पर पहुंच जाते हैं और फ्रैंक और आर्ट के साथ फिर से मिलते हैं, जो अंततः अपनी बेटी को फिर से गले लगाते हैं। समूह सभी कंटेनरों के बीच से अपना रास्ता खोजने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक गार्ड द्वारा उसे रोक दिया जाता है, जिसके पास अपनी हड्डियों को हथियार के रूप में विकसित करने की शक्ति होती है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है और वह आदमी अपनी हड्डियों से आर्ट के हथियार को आधा काट देता है, इसलिए आर्ट खुद को बचाने के लिए एक धातु की छड़ उठाता है। फ्रैंक लड़कियों को लाइफ बोट में ले जाने की कोशिश करता है और आने वाली गोलियों के खिलाफ अपने शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है, लेकिन रॉबिन आर्ट को खतरे में देखता है और उसकी मदद करने के लिए वापस चला जाता है। वह गार्ड को गिराने के लिए एक हुक खोलती है, फिर आर्ट उसे अपनी ही हड्डियों से वार करके मार डालता है। बाद में आर्ट दूसरों के साथ फिर से जुड़ने के लिए लाइफ बोट की ओर भागता है, लेकिन रॉबिन को गार्डों द्वारा पकड़ लिया जाता है और गार्डनर रॉबिन के जीवन के बदले में ट्रेसी की मांग करता है। कला बाहर आती है और पिस्तौल झींगा की क्षमता हासिल करते हुए शक्ति लेती है। इससे वह अपने आसपास के पानी को वाष्पीकृत कर सकता है और अत्यधिक गर्म शॉक तरंगें चला सकता है, जो सेकंडों में सभी गुर्गों को मार देती हैं। ठीक समय पर रॉबिन रास्ते से हट जाता है, क्योंकि सभी कंटेनर नीचे लाए जाते हैं और एक क्रेन गार्डनर के ऊपर गिर जाती है। कला समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसका शरीर इतनी शक्ति सहन नहीं कर सकता है, जिसका अर्थ है कि वह मरने वाला है। हालांकि ट्रेसी तुरंत उसके पक्ष में आती है और अपनी शक्तियों से उसे ठीक कर देती है। अब समूह जीवन रक्षक नौका पर चढ़ सकता है और अंततः बच सकता है। कुछ समय बाद आर्ट ने फ्रैंक को सूचित किया कि वह नया जीवन शुरू करने के लिए ट्रेसी के साथ जा रहा है। फ्रैंक एक पत्रकार के सामने कहानी लाने की योजना बना रहा है, ताकि वह बल में सभी भ्रष्टाचार का खुलासा कर सके और रॉबिन अपनी मां के पास वापस जाता है और आर्ट द्वारा धन्यवाद के रूप में दिए गए पैसे से उसकी देखभाल करने का वादा करता है।